नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी गौतम अडानी से जुड़ी खबर आती है, सरकार चुप हो जाती है और गोदी मीडिया भी चुप हो जाता है। अगर आप इस झांसे में हैं कि चुप्पी ही सच है तो आप गलत हो सकते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के मामले में ही देख लीजिए। अशोका यूनिवर्सिटी के कितने ही डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने सामूहिक रूप से बोला है और सव्यसाची दास और पुलाप्रे बालाकृष्णन को वापस बुलाने की मांग की है। आज के वीडियो में अडानी और कृषि कानूनों पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भारत के 80 से अधिक संस्थानों के करीब 300 अर्थशास्त्रियों ने बयान जारी किए हैं और अशोका यूनिवर्सिटी में सेंसरशिप का विरोध किया है। IIM कोलकाता, IIM बेंगलुरु, IIT दिल्ली से लेकर श्रीराम कॉलेज एंड कॉमर्स, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों ने आवाज बुलंद की है। यही नहीं, दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर बोलने लगे हैं। OP जिंदल और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी इसमें शामिल हैं। हम आज किसान आंदोलन की समझदारी पर बात करेंगे, लेकिन अर्थशास्त्रियों का इस तरह से सामूहिक रूप में बोलना किसान आंदोलन की याद दिला रहा है। इसी तरह धीरे धीरे किसान बोलने लगे थे और उनका आंदोलन बड़ा होता चला गया। अशोका यूनिवर्सिटी किस डर से अब चुप है? अब उसे बोल देना चाहिए और दोनों प्रोफेसर को काम पर वापस बुला लेना चाहिए। अपने पत्र में इन अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि भारत भर में काम करने वाले हम अर्थशास्त्री मजबूती से इसमें यकीन करते हैं कि किसी भी शैक्षणिक और रिसर्च समुदाय के लिए अकादमिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। हर किसी को अपना रिसर्च करने, उसे साझा करने और खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी प्रकार का भय, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। हम प्रोफेसर सव्यसाची दास के साथ हैं और अशोका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग की मांग का समर्थन करते हैं। हम यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी से मांग करते हैं कि प्रोफेसर दास को तुरंत बहाल किया जाए। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसानों की तरह 81 संस्थानों के अर्थशास्त्री एक आवाज में बोलने लगे हैं। अर्थशास्त्रियों की इस आवाज को आप भी सुनिए। गोदी मीडिया चुप है, इसका मतलब यह नहीं कि सारा देश डर के मारे चुप हो गया है। अब हम आते हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2 रिपोर्ट पर, जिससे पता चलता है कि किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा था। भारत के किसान सड़क पर उतर गए, सैकड़ों शहीद हो गए, लेकिन वे इन कृषि कानूनों के पीछे के इरादे को समय से पहले समझ गए थे। उन्हें यह पता तो नहीं था कि इसके पीछे कौन कौन चेहरे हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, मगर उन्होंने पकड़ लिया कि इस बार उनकी जमीन और उपज पर हमला होने वाला है। अगर अब भी वे सड़क पर नहीं उतरे तो उनकी आखिरी पूंजी यानी जमीन हाथ से चली जाएगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहल की दोनों रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि तीनों कृषि कानून किसके लिए लाए गए थे। बनाए गए थे किसानों के नाम पर, मगर ये कानून लाए गए थे कॉरपोरेट के लिए। आज का यह वीडियो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की शानदार रिपोर्ट पर आधारित है। हमें लगता है कि यह रिपोर्ट हिंदी के दर्शकों और किसानों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके भविष्य के नाम पर किस तरह से कृषि कानून की भूमिका बनाई गई, कैसे चुपचाप कॉरपोरेट और बीजेपी से जुड़े लोग इसे तैयार करते रहे और किसानों को भनक तक नहीं लगने दी। हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि अमेरिका का एक NRI, जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं है, खेती और जमीन को कॉरपोरेट के हवाले कर देने का आइडिया लेकर आता है, जिसे बिजनेस की सुंदर भाषा में कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके अलावा हम आज के वीडियो में गौतम अडानी के कारोबारी समूह से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को भी शामिल करेंगे। पहले याद दिलाना जरूरी है कि 19 नवंबर 2021 के दिन प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते समय क्या कहा था। हम प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को खुद ही पढ़ रहे हैं, मगर शब्द उन्हीं के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को कहा था, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।
19 नवंबर 2021 के दिन गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य, यानी इन कानूनों की खूबियों के बारे में किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहल ने इस तपस्या की पोल खोल दी है, बता दिया है कि वह दिया किसका था जिसके प्रकाश की तरह कानून बनाने का दावा किया जा रहा था। हम जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि किसानों के लिए तपस्या हो रही थी और वो तपस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अब पता चल रहा है कि भारत के किसानों के लिए कॉरपोरेट के लोग चुपचाप तपस्या कर रहे थे। हम फिर से बता दें कि यह रिपोर्ट हमारी नहीं, श्री गिरीश जलिहल की है, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हैं। उन्हीं की रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ रहा हूं। इस रिपोर्ट के आने के 48 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं, मगर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो अब आते हैं तपस्वी जी पर। सबसे पहले आप तपस्वी का चेहरा देख लीजिए। शरद मराठे नाम है इनका। भारत के सभी किसान शरद मराठे को ठीक से पहचान लें। यही वो तपस्वी जनाब हैं जो उनकी आय डबल करने के लिए तपस्या कर रहे थे। लिंक्डइन एक वेबसाइट है, इस पर उन्होंने अपने परिचय में लिखा है कि वे 5.5 साल से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं। यहां पर इन्होंने यह नहीं लिखा है कि खेती को कारोबारी बनाने के लिए जो टास्क फोर्स बना था उसके सदस्य यही थे, बनाने का सुझाव भी इनका था। चेयरमैन थे उसके अशोक दलवाई। जो सब यह नहीं बताते हैं, श्री गिरीश जलिहल अपनी रिपोर्ट में उनका पर्दाफाश कर देते हैं। शरद मराठे अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, एक कंपनी अमेरिका में और एक भारत में। मराठे ने अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री पाई है। खेती से कभी नाता नहीं रहा। इनकी राजनीतिक तपस्या के बारे में जलिहल लिखते हैं कि मराठे भाजपा की ओवरसीज फ्रेंड्स इकाई के अध्यक्ष के साथ अपनी दोस्ती का बखान करते पाए गए हैं। वाजपेयी के समय से बीजेपी के करीबी रहे हैं। इस रिपोर्ट में दस्तावेजों के साथ दावा किया गया है कि शरद मराठे के प्रस्ताव के बाद ही नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने सुझाव दिया कि किसानों की आय डबल करनी है तो खेती को व्यावसायिक बनाने की जरूरत है। मंडी को बाजार के लिए खोल देना होगा। किसानों की जमीन को लीज पर देने का रास्ता बनाना होगा। टास्क फोर्स के 11 सदस्यों के नाम भी शरद मराठे ने सुझाए और स्वीकार हो गए और खुद भी उसके सदस्य बन गए। इसमें अदानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा, पतंजलि, बिग बास्केट जैसे चुनिंदा कॉरपोरेट को रखा गया था। टास्क फोर्स की पहली मीटिंग के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मराठे ने कहा था कि ये एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस की ओर जाने का सही समय है। सही समय याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। यानी खेती को बिजनेस बनाने का सही समय है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, लेकिन अचानक 3 कृषि कानून थोप दिए गए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है कि इन सभी के दस्तावेज हैं जो उसके पास हैं और वेबसाइट पर मौजूद हैं। 2016 में यूपी की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक डबल हो जाएगी। 2022 का साल आया, चला भी गया। आज तक नहीं बता पाए कि आमदनी डबल हुई या नहीं, लेकिन 2016 के बाद से यह खेल पर्दे के पीछे शुरू होता है। किसानों के लिए नहीं, किसी और की आमदनी डबल करने के लिए, जो अब सामने आ गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2020 में तीनों कृषि कानूनों के पास होने के पहले 3-4 साल तक क्या क्या होता रहा। हमारा सवाल है कि मराठे के कहने पर जनवरी 2018 में जो टास्क फोर्स बना, उसके पास किसानों से बात करने के लिए तो काफी समय था। फिर क्यों नहीं किसानों को शामिल किया गया, उनसे बात की गई? केवल कॉरपोरेट को लेकर कमेटी क्यों बनाई गई? क्या केवल किसानों को लेकर कोई टास्क फोर्स बना था? बताइए। क्या इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए तपस्या कर रहे थे या ये तपस्या कॉरपोरेट के लिए की जा रही थी? पूजा किसानों के नाम पर हो रही थी, मगर ध्यान कॉरपोरेट का लगाया जा रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? हमने पाया कि 3 कृषि कानून आने से 2 साल पहले सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका मूल उद्देश्य प्राइवेट कंपनी को कृषि में एंट्री देने का था। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड्स पब्लिक से अब तक छुपाए गए थे।
टास्क फोर्स बनी थी किसानों की आय दुगनी करने के लिए, लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को मिले सरकारी कागजों से पता चला कि उसने प्राइवेट कंपनियों से बिजनेस मॉडल्स पे सलाह ली। टास्क फोर्स इस काम में लगा हुआ था, जबकि उसी समय एक इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी भी किसानों की आय दुगनी करने के विषय पर काम कर रहा था। दोनों में सबसे बड़ा फर्क था कि टास्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल्स पर चर्चा कर रहा था। एक तरफ कमेटी के रिकॉर्ड्स पब्लिक में आ गए, लेकिन टास्क फोर्स की बात को सरकार ने पब्लिक से छुपा दिया। इस टास्क फोर्स में एमएसपी और क्रॉप इंश्योरेंस जैसे विषयों की चर्चा नहीं की गई। इनका पूरा फोकस था कि कैसे कृषि को प्राइवेट बिजनेसेस के लिए खोल दिया जाए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए टास्क फोर्स ने अडानी ग्रुप, पतंजलि, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बिग बास्केट जैसे कंपनियों से सलाह ली। टास्क फोर्स में एमएसपी की चर्चा कभी हुई ही नहीं। जो कृषि कानून लाए गए, उन्होंने इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की सलाह को नकारते हुए एमएसपी के कंडीशन को कानून में इंक्लूड नहीं किया। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड से यह बात पता चलती है कि सरकार कृषि कानून लाने से पहले किस तरह की मीटिंग्स कर रही थी, कैसे बड़े उद्योगपतियों को किसान की आय दुगनी करने की आड़ में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल गया अपने धंधे के फायदे की बात करने के लिए, और कैसे सरकार ने इन्हीं उद्योगपतियों के फायदे के लिए कृषि कानून बनाए थे। जब आंदोलन करने वाले किसानों ने सरकार से पूछ दिया कि कृषि कानूनों को लाने से पहले किस किसान या किसान संगठन से पूछा गया, तो जवाब देते नहीं बना। बाद में अजीब अजीब तरह के संगठन के किसान खड़े कर दिए गए जो कानून का समर्थन करने आ गए। तब सरकार ने क्यों नहीं इस टास्क फोर्स के बारे में जानकारी दी? क्यों नहीं तब शरद मराठे का नाम बताया गया? कौन है यह आदमी जिसके कहने पर नीति आयोग 3 महीने में टास्क फोर्स खड़ा कर देता है? योगेंद्र यादव 2017 के साल में देश की मंडियों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि प्रधानमंत्री की नीति के अनुसार मंडियों में अनाज की खरीद नहीं हो रही है। तब योगेंद्र यादव इस शरद मराठे से टकरा गए नीति आयोग के दफ्तर में। कैसे योगेंद्र खुद बता रहे हैं, आप सुनिए। योगेंद्र यादव किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। हमने उनसे पूछा कि क्या कभी किसी स्तर पर इस शरद मराठे का नाम आया था? उस बातचीत के दौरान टास्क फोर्स का जिक्र हुआ था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस महत्वपूर्ण खुलासे ने जो परत दर परत सच उघड़ रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ दिया। किसान आंदोलन के दौरान हमें शक तो था कि मामले का अडानी से कोई संबंध है, क्योंकि उससे ही पहले और लॉकडाउन के दौरान अडानी जी ने हरियाणा में बड़े बड़े साइलो खरीद लिए थे। तो हमें शक तो था कि उन्हें पहले से पता था कि ये होने वाला है, और हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव है उनका। लेकिन कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास, और नीति आयोग ने ऐसी कोई खुफिया कमेटी बनाई हुई है, इसका कोई गुमान नहीं था। मैं नीति आयोग में गया था, राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलने हमारा एक जय किसान आंदोलन का प्रतिनिधि मंडल गया था, क्योंकि सरकार ने उनको जिम्मेवारी दी थी प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित करने की। और हम देश भर की मंडियों का दौरा करने के बाद ये शिकायत लेके गए थे कि प्रोक्योरमेंट तो हो नहीं रहा है तमाम तरीके से, और किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है। उस मीटिंग में ये सज्जन वहाँ पे बैठे हुए थे, एनआरआई जिनका अब जिक्र चल रहा है। मेरे मन से तो इनका शरद मराठे जी का नाम भी उतर गया था, लेकिन अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की बात सुन के ध्यान आया, उस मीटिंग में इन्हें बैठाया गया था और ये इसी तरह की बात कर रहे थे, कॉरपोरेट ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन प्राइवेट सेक्टर में है इत्यादि। और मीटिंग के बाद इन्होंने मुझे कहा आपसे एक अलग मीटिंग करनी है। मुझे नीति आयोग के कमरे में लेके गए, मेरे साथ आधे घंटे उन्होंने बात की, और मुझे बात करके पता लग गया कि भैया इनको भारतीय कृषि से और इसके समाधान से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने नमस्ते कर ली। वो कहते हैं कि आपको हम आगे संपर्क रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जाहिर है इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई महत्व था और वो कुछ नीति आयोग में खेल कर रहे थे, इसका कोई गुमान भी नहीं था। लेकिन सच निकल रहा है, और सच ये है कि भारत की कृषि को कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले करने का षड्यंत्र था, जिसे किसान आयोग ने बचा लिया, किसान आंदोलन ने जिससे इस देश को बचा लिया। ऐसे लोग सत्ता के गलियारे में अक्सर मिल जाते हैं। बहुत बाद में पता चलता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का पता लगाने का दावा किया है कि कृषि कानूनों की शुरुआत किस तरह से होती है। तभी तो पता चलेगा कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है।
किसान अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, समझ गए। सरकार बार बार दावा करती रही कि किसानों को बहका दिया गया है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर स्पष्ट थे, इन्हें वापस लिया जाए। तब फिर सरकार और नीति आयोग को रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि भेद खुल जाएगा और यह बात फिर से किसानों के बीच पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए और बताना चाहिए कि किसकी तपस्या थी, किसके लिए थी, जिसमें कमी रह गई। राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था कि यह कानून प्रधानमंत्री के दोस्तों के लिए लाया गया है, कॉरपोरेट दोस्तों के लिए लाया गया है। जब कृषि कानूनों को लाया गया तब हमने अदानी पूर्व एनडीटीवी में किसान आंदोलन पर 60-70 एपिसोड से भी ज्यादा कार्यक्रम किए होंगे। हम भी खोज रहे थे कि तीनों कानून अचानक कैसे अवतरित हुए। कभी तो सरकार ने बोला होगा, सरकार की किसी संस्था ने बोला होगा। तब हमें अमिताभ कांत का एक लेख मिला था। अमिताभ कांत उस समय नीति आयोग के सीईओ थे। 11 मई 2020 को अमिताभ कांत टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखते हैं और इसका शीर्षक है अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने पहले भी बताया कि शरद मराठे का एक बयान है कि अभी ही समय है। उस समय भारत में कोरोना के कारण तालाबंदी थी। अमिताभ कांत लिखते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे लिखते हैं कि सरकार साहसिक सुधार कर रही है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, उसे कदम बढ़ा देना चाहिए। इस लेख में अमिताभ कांत कृषि क्षेत्र में उन सुधारों की बात करते हैं जिसे लेकर कुछ दिनों के बाद 5 जून 2020 को सरकार अध्यादेश ले आती है। अमिताभ कांत ने अपने लेख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर मंडी से बाहर उपज के बेचने पर लगी पाबंदियों को हटा देने की वकालत की थी, यानी माहौल बनाया जा रहा था, वो भी अंग्रेजी में। आप इन कड़ियों को मिलाकर देखिए तो पता चलेगा कि इन बयानों से बीच बीच में टेस्टिंग चल रही थी और पर्दे के पीछे गंभीरता से उस पर काम चल रहा था। अगस्त 2017 में नीति आयोग अगले 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान लॉन्च करता है, जिसके 5वें अध्याय में लिखा जाता है कि मंडी से जुड़े एपीएमसी एक्ट में सुधार होने चाहिए। किसानों से खरीदने का अधिकार मंडी के अलावा, मंडी के व्यापारियों के अलावा दूसरों को भी दिया जाए, यानी कॉरपोरेट को। मंडी के अलावा एक और मार्केट बनाया जाए। अनिवार्य वस्तु अधिनियम में भी बदलाव हो और स्टॉक लिमिट हटा दी जाए। अब देखिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है और कैसे कड़ियां जुड़ती हैं। लिखा है कि इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई, जब शरद मराठे ने नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को एक पत्र लिखा। इस पत्र में भारतीय कृषि में बदलाव कर उसे लेकर एक उज्जवल और शानदार भविष्य का खाका खींचा गया था। जलियल ने अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग के 16 अक्टूबर 2017 के एक मेमोरेंडम की फोटो भी लगा दी है, जिसमें लिखा गया है कि मराठे साहब द्वारा प्राप्त कॉन्सेप्ट नोट पर खास तौर पर हाई लेवल ग्रुप की मीटिंग में चर्चा की जानी है। मराठे ने एक टास्क फोर्स के लिए ऐसे 11 लोगों की सूची बनाकर दी और खुद भी शामिल हो गए। एक अन्य नाम जो मराठे ने सुझाया वो था संजय मरीवाला का, जो कृषि उत्पादों से जुड़ी 18 कंपनियां चलाते हैं। मराठे और मरीवाला ने आगे चलकर एक साथ मिलकर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी भी शुरू की थी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है। तो अक्टूबर 2017 में शरद मराठे सक्रिय हो गए थे। नवंबर 2018 में अमिताभ कांत नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर देना चाहिए। जो संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, अंग्रेजी में कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP, उसे खत्म कर देना चाहिए। नवंबर 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान है। कृषि बिलों के पेश होने से चंद महीने पहले देखिए कैसे टेस्टिंग की जाती है। ब्लूमबर्ग क्विंट के कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि APMC खत्म कर देनी चाहिए, यानी मंडी खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए जब सरकार कहे कि मंडी खत्म कर देनी चाहिए तो सभी के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, मगर सब उस वक्त सो रहे थे। किसी ने इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया और कृषि कानून सामने आ गया। सरकार कहती रही कि किसानों ने इसकी मांग की है, तब यह कानून आया। किसान पूछते रह गए कि कौन से किसान ने आपसे ये मांग की है। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि कृषि नीति यानी इतने
लार्ज पॉपुलेशन, जबकि तकरीबन 50% देश की आबादी खेती से जुड़ी है, उसकी कृषि नीति बनाने के लिए हमें एक किसी अमेरिकन का जो सुझाव था उसके ऊपर नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स बनाया, और उस टास्क फोर्स का जो रोल था बेसिकली ये था कि कॉर्पोरेट्स को या एग्री बिजनेस की तरफ किस तरीके से किसानों को या देश को लेके जाया जाए, यानी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने के लिए नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का जो गठन किया, और वो भी उस बिजनेसमैन की रिकमेंडेशन पर कि इसमें कितने लोग होने चाहिए ये भी उन्होंने सजेस्ट किया। और उसके बाद हमने देखा कि भाई किस तरीके से देश की पॉलिसी को, देश की कृषि नीति को नीति आयोग ने अपने हल्के में लेके एक सोचा कि जो एक बिजनेसमैन का आइडिया है उसको हम क्यों ना प्रमोट करें। लेकिन दूसरी बात यह कि जो देश के अंदर जो हमारे मेनलाइन इकोनॉमिस्ट थे वो भी जाने अनजाने में ये नहीं समझ सके कि ये एग्री बिजनेस को या ये कॉर्पोरेटाइजेशन एग्रीकल्चर जो की हो रही है उसको लाने की कोशिश हो रही है। जब वो नहीं समझ सके तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो एक्सपर्ट्स नहीं समझ सके, जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट नहीं समझ सके, वो हमारे किसान समझ गए। और किसानों को जब ये समझ आ गया तो उन्होंने दिल्ली के पास, दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो 1 साल से लंबा जो प्रोटेस्ट किया था वो इसीलिए था कि उनको खतरा बिल्कुल साफ मंडराता हुआ नजर आ रहा था कि उनका भविष्य जो है वो एक दांव पर लग जाएगा। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर दुनिया में हमने देखा है कहीं भी उससे खेती के जो किसान या मजदूर जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी कहीं पर भी दुनिया में इनकम नहीं बढ़ी है। अगर मार्केट्स इतना अच्छी होती या अच्छा होता दुनिया भर में तो हम ये जानते हैं कि जो हमें बताया जाता है कि अक्सर कि मार्केट्स आएंगी तो एग्रीकल्चर में किसानों को फायदा होगा क्योंकि मार्केट विल प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ प्राइस, वो दुनिया में कहीं नहीं हो पाया। अगर आज किसान जीवित हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, जो हम जानते हैं कि जो 3, 4, 5 जो जिस कंट्रीज को हम लेके चलते हैं एज द प्रोमिनेंट डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज में वो बेसिकली एग्रीकल्चर सब्सिडीज के ऊपर किसान जो है टिके हुए हैं। किसान वाकई समझ गए, कोरोना के बावजूद सड़क पर आ गए। उन्होंने अपने वजूद को बचाने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। गोदी मीडिया ने उन्हें आतंकवादी कह दिया, किसानों ने गोदी मीडिया को अपने आंदोलन से बाहर कर दिया, अपना अखबार निकाल लिया। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े बैरिकेड बनाए और उसके नीचे कीलें ठोक दी ताकि किसान चलकर या कूद कर भी बैरिकेड पार ना कर सकें। 1 साल तक किसानों ने हर मौसम और पुलिस की क्रूरता का सामना करते हुए दिखा दिया कि वे इन कृषि कानूनों के खतरों को पहचान गए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। किसान कहते रह गए कि उनसे नहीं पूछा गया। एसडीएम को ऐसे अधिकार दे दिए गए इन कानूनों के तहत कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जमीन को लेकर विवाद हो गया तो कोर्ट का दखल नहीं होगा। इस तरह का कानून बना था। इस आंदोलन के दौरान अलग अलग मौसमों की मार सहते झेलते हुए 600 से अधिक किसानों की मौत हो गई। सरकार ने कहा कि उसके पास मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है, जबकि किसान संगठनों के अनुसार करीब 670 किसानों की मौत हुई। फिर भी किसान अपनी मांग को लेकर टिके रहे, लड़ते रहे। इस दौरान एक बार भी शरद मराठे सामने नहीं आता है कि उसकी सोच थी, उसने टास्क फोर्स का सुझाव दिया, उसकी सोच के हिसाब से खेती का भला होने वाला है। जाहिर है तपस्या कॉरपोरेट के लिए की जा रही थी। किसानों ने नहीं समझा होता तो प्रधानमंत्री तीनों कानून वापस नहीं लेते और उनसे, किसानों से माफी भी नहीं मांगते। गोदी मीडिया इन बातों की अब पड़ताल नहीं करता, इस तरह से खोजी पत्रकारिता नहीं करता, वरना तभी यह बात सामने आ जाती, भेद खुल जाता, जो अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने खोलने का दावा किया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में इन कानूनों के पीछे गौतम अडानी के समूह की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। दिखाया है कि नीति आयोग के टास्क फोर्स के गठन के पहले अडानी समूह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव की लॉबिंग की थी। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के समय अडानी के साइलोज यानी अन्य भंडारों की तस्वीरें खूब वायरल हुआ करती थीं। किसान आरोप लगाते थे कि इन्हीं साइलोस अन्न भंडारों को भरने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदला गया है और जमाखोरी की पूरी छूट दी गई है। किसान इस बात से भड़क गए। उन्हें दिख गया कि कटाई के सीजन में बड़े कॉरपोरेट दाम गिरा देंगे और सारा अनाज खरीद लेंगे, जमाखोरी करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर बेचेंगे। मेहनत किसान की, मुनाफा कॉरपोरेट का। किसानों ने इसीलिए बार बार कहा कि आंदोलन सिर्फ उनका नहीं,
लेकिन हर घर जिसमें अनाज पहुंचता है उनका भी है। किसान आंदोलन में अदानी समूह के खिलाफ खूब नारे लगा करते थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दस्तावेजों की जांच की है, दावा किया है कि अदानी समूह ने अप्रैल 2018 में सरकार के साथ जमाखोरी वाले कानून में पाबंदियों को हटाए जाने को लेकर लॉबी की थी। उसके 2 साल बाद 5 जून 2020 को कृषि अध्यादेश लाए गए, किसी को पता चला था, और बाद में कानून बदल दिया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों के जमाखोरी को नियंत्रण में रखने के इस अधिकार को खत्म कर दिया। केवल केंद्र सरकार स्टॉक लिमिट अब तय कर सकती थी, वो भी अकाल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में। नीति आयोग के टास्क फोर्स की बैठक में हिस्सा लेते हुए अदानी समूह के प्रतिनिधि ने कथित तौर पर कहा था कि जमाखोरी रोकने का कानून उद्योग जगत और कारोबारियों के लिए बाधा है, रुकावट है। श्री गिरीश जलिहल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मामले में यह अदानी समूह की भागीदारी का पहला प्रमाण मिलता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अदानी समूह नीति आयोग को अपने सवाल भेजे हैं, जवाब नहीं आया है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है हमारे सामने, उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि भाई वो चिट्ठी कौन सी आई थी जिसपे नीति आयोग ने एक्ट किया, और उसके बाद यह भी बताया गया कि कैसे कॉर्पोरेट्स ने ये प्रेशर डाला सरकार के ऊपर कि भाई ये जो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एक प्रोविजन होता है कि स्टॉक होल्डिंग कितनी हो, उससे ज़्यादा ना कोई स्टॉक कर सके, इन सब को हटाने की बात अदानी ने की थी और उसको सरकार ने माना। और उसी के कुछ महीने बाद आपने देखा कि जो 3 लॉज आए थे देश में, वो इस तरीके से फ्रेम किए गए थे कि सारे का सारा जो एग्रीकल्चर था वो कॉर्पोरेट्स के कंट्रोल में आ जाता है। और यही बात तो थी जिसके खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने देश को सचेत भी किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हमारे जो मेनलाइन इकोनॉमिस्ट है इस बात को समझेंगे, ये बात समझेंगे कि इस देश में जरूरी नहीं है कि हमने अमेरिका और यूरोप से कट एंड पेस्ट करके अपनी पॉलिसीज को लाना है। हम क्यों नहीं अपने देश की रिक्वायरमेंट को देखकर एक ऐसा कानून बनाएं या ऐसे और कानून बनाएं जिसमें हम अपने किसानों का भला देखें, जिसको प्रधानमंत्री ने हर बार कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसका रास्ता खेती से होकर जाता है। अगर हमारे देश के किसान संपन्न होंगे तो आप देखिए कि कितना डिमांड क्रिएट होगी, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो जो इकोनॉमी की गति है वो आप जानते हैं कि वो दौड़ती है। और भी कॉरपोरेट थे जिनके प्रतिनिधि इस टास्क फोर्स के हिस्सा थे, जिसके चेयरमैन थे अशोक दलवाई। इनकी अध्यक्षता में किसानों की आमदनी डबल करने के उपाय सुझाने के लिए एक और कमेटी बनी थी, जिसने 3000 पन्नों की 14 खंडों में रिपोर्ट तैयार की। आज तक आमदनी डबल नहीं हुई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि दलवाई ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। अदानी समूह ने अपनी जमीन पर किसानों के लिए सेज बनाने के सुझाव दिए थे, जिसका 60% खर्चा सरकार को उठाना था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में एक आंकड़ा दिया गया है। 2014 से 18 के बीच 13,000 किसान आंदोलन हुए थे, 13,000 न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर, मगर यहां तो उसी पर हमला कर दिया गया। ऐसा लगता है कि किसानों के आंदोलन के जज्बे से छुटकारा पाने का रास्ता निकाला जा रहा था। तो ये सब खेल चल रहा था। अब आते हैं अदानी समूह से जुड़ी बाकी खबरों पर जो पिछले हफ्ते से चल रही हैं। खबर यह है कि ऑडिट करने वाली कंपनी डेलॉयट ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खातों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद डेलॉयट ने अदानी समूह से अलग होने का फैसला कर लिया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में लिखा है कि डेलॉयट हॉस्किंस एंड सेल्स ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के ऑडिट के बारे में अपनी रिपोर्ट में 3 इकाइयों के साथ सौदे को रेखांकित किया है। इसके बारे में कंपनी का कहना है कि इन इकाइयों का अदानी समूह की कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। ऑडिटर ने कहा है कि वह कंपनी के बयान को सत्यापित नहीं कर सकती, क्योंकि इसके सत्यापन को लेकर कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में अदानी समूह पर धोखाधड़ी, शेयरों में हेराफेरी और धन शोधन के आरोप लगाए थे। हालांकि अदानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि ये सब आधारहीन हैं। डेलॉयट ने कहा है कि अदानी समूह ने अपने आकलन और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा चल रही जांच के कारण इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से बाहरी जांच कराना आवश्यक नहीं समझा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद
अदानी समूह को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। सेबी इसकी जांच कर रही है। 14 अगस्त को सेबी ने जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का और समय मांगा है। गोदी मीडिया के दौर में इस तरह की खबरों पर पर्दा डाल दिया जाता है जिसके उठ जाने से सरकार का खेल उजागर हो सकता है और उन खबरों में आग लगा दी जाती है जिनके जलने से शोर मच जाता है और जनता उसी में उलझकर रह जाती है। क्या आपको पता है कि सीएजी की रिपोर्ट है कि आयुष्मान योजना के तहत जो लोग पहले से मृत घोषित हो चुके थे उनके इलाज पर भी 6 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यह मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। न जाने पूरे देश से इस योजना के तहत क्या क्या निकल आएगा। जो मीडिया सीएजी की रिपोर्ट पर रिपोर्ट नहीं कर सकता है उसके बहाने शहर शहर जाकर आयुष्मान योजना का हाल नहीं लेता है, न जाने कहां से क्या निकल आए। वह मीडिया अदानी समूह के लिए एक बड़ा कानून बनाया गया, बदल दिया गया, उस पर तो चुप ही रहेगा। लेकिन आप क्यों चुप हैं? लोग तो बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।